ठीक है, what we have to see, we have to see experimental verification of refraction. For this, what we have to consider that there is a glass slab. ठीक है, ग्लास स्लैब ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एंगल पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस लाइन पे दो पेपर पेन्स, जो चार्ट पेपर अगर लगाने के लिए यूज करते हैं वो पेन्स हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस एंड से देखेंगे इन पेन्स को कि दोनों पेन्स एक लाइन पे हैं। ठीक है, जहां पे हमको पेन दिख रही है, यहाँ से देखने पे ऐसे, ठीक है, तो वहां पे हम एक पेन लगाएंगे। ठीक है, भाई दो पेनें दिख रही हैं और उसी की सिधाई में एक और पेन लगा देंगे। तो यहीं से देखेंगे और ऐसा करेंगे कि हमको भैया तीनों पेन एक लाइन में दिखे, उसको हम यहाँ पे एक और पेन को हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यस फिर क्या करेंगे, वी कैन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या कहा मैंने, ये कहा कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो किसी एंगल पे, उसमें दो पेपर पेन्स लगा दो। ठीक है, फिर उन पेपर पेन्स को, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के इस साइड से देखने की कोशिश करो और वो हमको एक देखो कि एक लाइन पे देखो और इस लाइन पे देखो, उसी लाइन पे तीसरी पेन लगाने की कोशिश करो। ठीक है, हमने तीसरी पेन लगा दी। फिर तीसरी पेन लगाने के बाद अब ऐसा कोशिश करो कि तीनों पेन एक लाइन पे देखे, चौथी पेन भी यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये वो पेन हमको दो पॉइंट्स मिल गए, उन दो पॉइंट्स हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये मेरी कौन सी रे थी, ये मेरी इंसिडेंट रे थी। ठीक है, अब इस ग्लास स्लैब के अंदर उसमें पक्का रिफ्रैक्शन हुआ होगा। अब वो रिफ्रैक्शन कैसे हुआ होगा, ये देखिए, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये अंदर का जो ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री को ड्रॉ करके ग्लास स्लैब उठा लेते हैं। जितना बोला समझ में अभी तक, ग्लास स्लैब हटा लिया, उसकी बाउंड्री ट्रेस कर रही थी हटाने के पहले। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि देयर इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट between the actual incident ray, if we extend it, and the emergent ray. This ray is called emergent ray, I have told you earlier also. Yes. Is it clear to everyone? Yes. Yes. ये पेपर और ये पेन, ये पेन है कि क्या है इंसिडेंट रे में? सबसे पहले हम एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस ड्रॉन इंसिडेंट रे पे दो पेपर पेन्स लगाऊंगा। क्या लगाएंगे? फिर उसको इस साइड से देखूंगा, ग्लास स्लैब के इस साइड पे, कि वो दो जिस लाइन पे वो पेपर पेन्स दिख रहे हैं, उस कोशिश करूंगा कि वो तीनों पेन्स मेरे को इधर से देखने पे एक ही लाइन पे दिखे, कि तीनों एक के पीछे एक के पीछे एक है। ठीक है, तीसरी पेन लगा दी। फिर अब चौथी पेन लगाऊंगा और ये देखूंगा कि ये चारों पेन एक ही लाइन पे दिखनी चाहिए। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन है, अगर आप इस एंड से देखोगे तो ये आपको चारों एक ही लाइन पे दिखेंगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब आप जब इसको एक्चुअल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने पेन यहाँ पे लगाई है। जब आप इस एंड पे देखोगे आपको लगेगा तो चारों सीधे पे ही हैं, लेकिन वो चारों पेनें सीधी नहीं होती हैं। ठीक है, ये जो पेन हम लगा रहे हैं ये थोड़ा सा इधर बेंड पे ही लगती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे है, हम उसकी सिधाई पे लगा रहे हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाता है, हम इस साइड लगा देते हैं। अब आई बात समझ में? हमको थोड़ा टेढ़ा किसी को भी No, sir.
ये वो वाला है डाउट किसी को भी? भैया जब हम लोग इधर ऐसे देख रहे तो ये लाइन टेढ़ी क्यों गई? आवाज नहीं आ रही। किसी को है डाउट आप बोलो। भैया ये जो लाइन गई है ये बोलो एक मिनट जानवी। भैया ये जो इंसिडेंट रे है ये टेढ़ी क्यों गई है ये लाइन? आप कह रहे हो कि जो इंसिडेंट रे है वो टेढ़ी क्यों हो रही है? हाँ ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं इस एंड पे क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमको क्या लग रहा है कि हम एक सीधी लाइन पे लगा रहे हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन का क्या होता है, हम जो तीसरा पॉइंट, इस चीज को आप लोग करके देख सकते हो। ठीक है, जब आप लोग स्कूल्स खोलेंगे है ना, तो हम ग्लास लैब में उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग ग्लास लैब में ट्राई कर सकते हैं, है ना। चलो ये करके देखो तो शायद ज्यादा बढ़िया समझ पाए, है ना। अभी भी मतलब बाकी सभी लोग को आ गया समझ में? जी भैया। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक ग्लास स्लैब रख रहे हैं, बस पेन रख के फिर इस साइड से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सिधाई पे लगाते हैं। हमको जो दिख रहा है हम उस हिसाब से उसकी स्ट्रेटनेस पे लगाते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे है, लेकिन वो क्योंकि बेंडिंग हो जाती है तो हमको गलत दिखता है। ठीक है, चलो ये एक्सपेरिमेंट था, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में हम ये चीज को अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए टेस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उनसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर हम u की वैल्यू निकालेंगे sin i by sin r। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का टेबल भी आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, मोटा मोटी एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया क्या है? एक बार रीडिंग करेंगे जब, है ना, नेक्स्ट क्लास में, तो पूरे बुक का ये टॉपिक का रीडिंग करना ही है। ठीक है, तो समझ में आ जाए। जी ठीक है, हमने नेचुरल डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे आपका 4A खत्म होता है। ठीक है, 4B में अब हमको प्रिज्म के बारे में बात करनी है कि प्रिज्म क्या है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और कैसा उसमें रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, प्रिज्म बेसिकली क्या है कि एक ट्रायंगुलर सरफेस है। ठीक है, जैसे हमारा ग्लास स्लैब था, एक रेक्टेंगुलर स्लैब था। ठीक है, ग्लास स्लैब जो हमने पहले भी पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब था। ठीक, लेकिन प्रिज्म के केस में क्या है, वो ट्रायंगुलर स्लैब है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर स्लैब है। अब इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगुलर स्लैब है, इसकी 5 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, इन 5 सरफेसेस में से देखो 2 सरफेस कैसी है, ट्रायंगल आगे और पीछे वाली ट्रायंगुलर सरफेस है, और ये जो 3 सरफेस है, ये 3 सरफेस कैसी है, रेक्टेंगुलर सरफेस। रेक्टेंगल। आ रही बात समझ में? जी यस सर। अब प्रिज्म का डेफिनेशन देखते हैं। प्रिज्म का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेस विद ट्रायंगुलर सेक्शंस। ठीक है, 5 प्लेन सरफेसेस है और कैसा सेक्शन है उसका, ट्रायंगुलर सेक्शन है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, डेरिवेशन हमको देखना है। ठीक है, कि प्रिज्म में कैसा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, वो डेरिवेशन में आप लोग को बता देता हूँ। इस डेरिवेशन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमको इस पे क्वेश्चन भी मिल सकता है, डेरिवेशन भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें अब एक चीज और, जब मैं ऐसे प्रिज्म बनाऊंगा तो ऐसा ये
3D फिगर नहीं बनाना है, तो 2D में ही अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, प्रिज्म में एक्चुअली हो Yes, क्या sir. रहा है, कोई बात समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा। देखो ये एक ट्रायंगुलर सरफेस है, ठीक है, और ये होता है, मैं कहता हूँ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, क्या कहता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब मान लो कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, तो उसकी बेंडिंग होगी। ठीक है, बेंडिंग होगी। बेंडिंग होने के बाद अब फिर ये रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है, तो फिर से बेंडिंग हो रही है। ठीक है, रे ऑफ लाइट फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर से बेंड हो रही है। ठीक है, जी भैया। तो इस तरीके से इसमें रिफ्रैक्शन होगा, और हमको इसी पे समझना है, इसी पे डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन रे ऑफ लाइट सर, ये इंसिडेंट रे और कहीं से भी आ सकती है नहीं समझ पाया मैं। देखो एक्चुअली सर, जैसे रे ऑफ आपने लाइट ये फाइन होगा आपका जगह दी एंगल है। ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, और ये देखिए थोड़ा सा बेंडिंग होती है रे ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन के कारण। ये देखिए मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर अगर जैसे ये जो बेस लाइन है उधर पे इंसिडेंट रे फॉल करे तब कैसा होगा डायग्राम रिफ्रैक्शन का? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। सर जैसे आपने एक डिफाइंड जगह ली है ना इंसिडेंट रे को मतलब पास कराने की, अगर हम कोई और जगह ले तो बस मेथड यही रहेगा, बाकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मतलब मैं अगर यहाँ इंसिडेंट कराऊं उससे कुछ फर्क पड़ेगा? यस सर, या कहीं पे भी। नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लगभग इसकी बेंडिंग प्रिज्म में ऐसी तरीके की होगी। ठीक है, अब एक बार देखो इसको भैया सिस्टम समझते हैं कैसे हो रही है ना। भैया एक मिनट रुको, बातचीत करता हूं। ठीक है, ये मेरी रे ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अब ये मेरा नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखो, अगर अब एक काम करते हैं, मैं इस प्रिज्म को ये ऐसे पढ़ा है, आपके लिए इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग बेंडिंग कैसे करते हैं? अगर ये सीधा सरफेस होती, इधर लाइट है, आप इसको इधर तरफ बेंड करते कि नहीं करते? यस सर। पहली बात सुनो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमको ऐसे देखो, उसको सीधा कर लो, सेम है दोनों चीजें। यस सर। ये नॉर्मल की तरफ अंदर तरफ बेंड हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। इस चीज को सीधा करके देखो, वही चीज है। नो वो सर। हम कैसे देखते हैं, ये देख के जब पहली बार देखो तो अरे ये कैसा हो रहा है, इधर ऐसे क्यों हो रहा है ना। फिर अब आप ये देखो, अगर इस सरफेस पे आई है भाई, अब हमको तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस सरफेस का नॉर्मल क्या है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। आ रही है बात सभी को समझ में? यस सर, समझ में आता है। या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, आप पूछो काशी, क्या कह रहे थे आप? ये जो प्रिज्म है, अगर इसमें नीचे से लाइट डालें तो? तो बेटा बात वही चीज तो है, तो मैंने भैया क्या फिर बोला। वो ऊपर वाले कोने से टकराएगी सुनो फिर? सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। भैया ये दो सरफेस है, तुम यहाँ से लाइट डालोगे तो ये इधर जाके इधर मुड़ेगा, और क्या है, तो ठीक वो है। ट्रायंगल ही है ना। फिर तुम अब यहाँ से भैया रे ऑफ एक, लाइट डालो, ये हाँ, ऐसे एकदम जाके स्ट्रेट, छूट है, क्या है उसमें? अगर एकदम स्ट्रेट डालता हूँ तो वापस आ जाएगी?
अब अगर देखो प्रिज्म ग्लास स्लैब की तरह कब काम करेगा, जब ये जो इसके ये ट्रायंगुलर सरफेस है ना, अगर आप ये रेक्टेंगुलर फेस पे नहीं डालोगे और पहले आप ट्रायंगुलर फेस पे इंसिडेंट करो तो वो एक ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा। आ रही बात समझ में? क्या बोला मैं? प्रिज्म ग्लास स्लैब की तरह कब काम करेगा, जब आप उसके ट्रायंगुलर फेस का लाइट इंसिडेंट करा दो, रेक्टेंगुलर सरफेस पे नहीं। अच्छा, आगे से। ओके सर। क्योंकि जी इसके देखो दोनों एंड्स पैरेलल हो जाएंगे, जी जी। ठीक है ना, जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है। ठीक है कि नहीं? रेक्टेंगल में करेंगे तो ट्रायंगल जैसे, ट्रायंगल में करेंगे तो रेक्टेंगल जैसे। अरे यार देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसका तुम इसको रेक्टेंगुलर सरफेस से यूज करोगे तो वो ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा। यहाँ ये रेक्टेंगल। इधर पे इंसिडेंट कराओगे तो इस तरीके से करेगा, बस बात इतनी सी। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है। अब एक बार डायग्राम बना लेते हैं, हमें नोटेशन बुक वाली यूज करेंगे। साथ साथ करते जाना। ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे। ठीक है, अब अगर ये देखो ये रे सीधी जाती और ये मेरा नॉर्मल है सरफेस का, ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस सर। ठीक है, और ये मेरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 ले लिया इसको मैंने। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज हो रही है, इस एंगल को मैंने क्या ले लिया, R2, और इसको लिख देता हूँ मैं I2 जो कि मेरा इमर्जेंट एंगल है। ठीक है, ये केवल नोटेशंस है। ठीक है, इसमें ये ध्यान ही रखना है आपको। ठीक है, जो आप एंगल दोगे आपको उस एंगल से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है, ये इधर सीधी जाती लेकिन इधर मुड़ गई है। ये क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, डेल्टा 1। क्या हो गया ये, डेल्टा 1। ये एंगल क्या है, डेल्टा डेल्टा 2। 2। क्या है, डेल्टा 2। और जो नेट डेविएशन हुआ वो कितना हो गया, डेल्टा। क्या हो गया, नेट डेविएशन डेल्टा। ठीक है, आगे बात समझ में। सर हाँ अब भैया। वो स्टार्ट, सर नेट डेविएशन मतलब? क्या बोल रहे हो? सर नेट डेविएशन। टोटल हाँ, डेविएशन। नेट डेविएशन की लाइट का टोटल, सॉरी नेट डेविएशन नहीं, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यस सर, वी एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? डेविएशन। ठीक है, कि कितना किस एंगल डेविएट से हो। लाइट डेविएट हो रही है, वही क्या कहलाता है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। ठीक है, अब चलो जी अब भैया। हम क्या करते हैं। यस। ठीक है, इसको जो मैंने एंगल ऑफ डेविएशन कहा, ठीक है, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्लास हाँ 7 यस क्या सर, होता है, sum of two sum of interior two angle is interior equals angle to is equals to exterior angle। exterior angle. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा, होगा इसका एंगल। Yes sir.
होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। है ना? अब इसमें देखो दूसरी चीज, हम इसमें नाम भी दे देंगे और नाम बुक के हिसाब से भी नाम भी दे दो इसको। एम एल और क्या क्या पॉइंट बच गए? एन, है ना? एन एल एन बच गए। ठीक है, अब देखो ये, अगर ये जो मेरी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये अगर बेंड नहीं होती, रिफ्रैक्ट नहीं होती, तो इस केस में क्या होता कि ये जो यहाँ पे आप लोग को एक एक्स बनता दिखता है इसके बीच नॉर्मल और इधर, हाँ यस भैया। सर। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा वर्ग प्लस R1 के। यस सर, मतलब वर्टिकल ये वाला एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं। यस सर, वर्टिकल। डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? I1 माइनस R1। R1। ठीक है, सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूँ कि जो I2 है आपका, ये क्या है? डेल्टा 2 प्लस R2। तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आई? I2 माइनस R2। अब इस चीज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें इस वाली इक्वेशन में, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा मेरा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, और ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। है सभी को समझ में? यस सर। कोई ऐसा जिसको नहीं आया? आ गया भैया। यस सर, आ गया। ठीक है, अब एक चीज बताना कि ये जो है आपका, ये एंगल APN कितना है? देखो ये चीज इस सरफेस की नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल ड्रॉ की है मैंने। हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस पर, ठीक है? तो ये एंगल APN ये कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, एंगल APN 90 हो गया। सिमिलरली एंगल AQN 90 हो गया, क्योंकि वो भी नॉर्मल है। ये वाली लाइन QN भी नॉर्मल है। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, APQN ये जो है APNQ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। अब यदि जी। इसमें से दो एंगल 90 हो गए तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा? 180। 180। 180 होगा। 180 होगा। मानते हो ये बात को? जी। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला जो ऊपर वाला एंगल A है प्लस ये एंगल N है, इनका सम 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल तो 90 हो गया। APN और AQN 90 हो गया दोनों। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टू द सरफेस है। इसका मतलब क्या? एंगल A प्लस एंगल N, इन दोनों का सम 180 होगा। ये बात सभी को समझ में आई? हाँ यस भैया। सर। हाँ, तो अच्छी बात है। अब एक चीज ये देखो कि R1 प्लस R2, अब इस ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल PQN, कहाँ? इन ट्राइंगल PQN, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N, ये भी 180 है। यस सर। ट्राइंगल के दोनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता भैया? होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इस इक्वेशन में मैं R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होगी?
या एक काम करते हैं सीधा सीधा, ये दोनों इक्वेशन क्या राइट हैंड साइड 180 है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यस सर। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल एन should be equal to R1 plus R2 plus angle N. यस सर। एंगल N कटा, एंगल A की वैल्यू क्या है, R1 plus R2 आ गई। इतना आया सभी को? हेलो, नहीं जी भैया को नहीं आया। ये आ गया था 180 180 वाला। हाँ भैया वो एंगल ए और एंगल एन फिर वो इक्वल कैसे हुआ उधर पे? भैया जब दोनों चीज 180 नहीं 180 इधर है, नहीं, उस साइड। तो दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बाकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ इन भैया। तीनों का सम भी 180 है, इन तीनों का सम भी 180 है, मतलब ये आपस में बराबर होंगे। हाँ अब देखो यहाँ से मैंने डेल्टा का रिलेशन क्या डिराइव किया था, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब ये सब मैंने इतना क्यों किया, क्योंकि मेरे को प्रिज्म में ये पता है कि मैं किस एंगल से इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पता है कि मैं किस एंगल से मेरे को इमर्जेंट रे बाहर मिल रही है, लेकिन अंदर के एंगल नहीं पता है मेरे को, ठीक है। तो उसकी जगह में किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और उसको किससे सब्स्टिट्यूट करूंगा, कैपिटल ए, यहाँ की एंगल ऑफ प्रिज्म से। आई बात समझ में? इतना ये सब क्यों किया मैंने? हाँ भैया। इसीलिए किया क्योंकि मेरे को इधर पे ये पता है कि मैं किस एंगल से रे को इंसिडेंट कर रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि किस एंगल से रे बाहर आ रही है, लेकिन अंदर वाले एंगल कैसे पता करूं? या फिर प्रिज्म का मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो। अब मान लो इन केस मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, तो इस R1 प्लस R2 की वैल्यू आती कहाँ से? इस R1 प्लस R2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये सब किया, और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ गई है, कैपिटल ए। तो मैं डेल्टा की नेट डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, I1 प्लस I2, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, ए, तो एंगल। आगे बात समझ में भैया? यस सर। सभी को ये डेरिवेशन क्लियर है? जी भैया। ठीक है, इससे एक और रिजल्ट आ सकता है, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस एंगल, ठीक है। यस सर। ठीक है, इनमें से हमको कोई भी तीन वैल्यू दी जा सकती है पेपर में, चौथी पूछेगा वो, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, अभी भी इसमें कोई डाउट है तो मैं पूछ लीजिए। साक्षी आपको आया समझ में? ठीक है। हम अगर आपसे कोई कहे भैया प्रिज्म में बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम प्रिज्म के केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड करते हैं, प्रिज्म के केस में क्या फाइंड करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या फाइंड करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन हम ग्लास स्लैब के केस में क्या फाइंड करते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। जी भैया।
ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो कि जिसपे क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। ठीक है, देखो हमारे पास डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, I1 + I2 और A। तो मतलब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले से हमको दो फैक्टर्स तो यही मिल रहे हैं। ठीक है, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस एक दिख रहा है, ठीक है, कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, दो फैक्टर्स तो यहीं से मिल गए। ठीक है, अब एक फैक्टर और कि अब देखो एक चीज है कि यहाँ मेरे को I दिख रहा है, ये डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन ये I2 को मैं एंगल ऑफ इमरजेंस को एक फैक्टर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि I2 कोई ऐसे डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब हम उन चीजों की बात करेंगे जिसपे ये I2 डिपेंड करता है। ठीक है, कि भाई इमरजेंट एंगल कितना होगा। इमरजेंट एंगल पहला किस पे डिपेंड करता है, न्यू पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यस ये इंसिडेंट रे पे तो होता है। वेवलेंथ की जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, आई बात समझ में। तो चार और भैया फैक्टर्स जिन पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है। अब क्योंकि इमरजेंट एंगल को मैं किससे बता सकता हूँ, न्यू से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंज हो रहा है और वेवलेंथ में क्या चेंज हो रहा है। तो ये चार फैक्टर्स आप लोग को ध्यान रखने हैं कि जो फैक्टर्स एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं। और भैया ये हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे वो कर रही है नहीं, इंसिडेंट। उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, कहाँ पे इंसिडेंट हो रही भाई है, ऊपर जैसे नीचे थोड़ा सा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इमरजेंट रे वहीं पे ही बनेगी। हाँ, अरे हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं, जो हाँ वही, नेट एंगल अच्छा है वो वो, उतना ही रहेगा। ठीक है, हाँ जी। चलो मीटिंग एंड होने वाली है ना, आप लोग फिर से रिज्वाइन करिए। ओके भैया। ओके सर।